भगवान की तरह रख के रजू को पर्दे में डाल रहे हैं कि वो ही कह रहे हैं सब कुछ, वो तो कुछ कह ही नहीं रही। तो मेरा कहने का मतलब यही था ऋतु के माध्यम से कि वो रिसर्च करती है और रिसर्च में लोग ज्यादातर वही 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 चीजें जो मैंने भी देखी थी से वही चीजें लिखते हैं जो चली आ रही हैं। अपने व्यूज लिखने में हिचकते हैं। आप क्या सोच रही हैं युवा होने के नाते, आप क्या सोच रही हैं ये रिसर्च स्कॉलर होने के नाते, क्या नया देना चाहती हैं आप? मैंने ऋतु के जरिए ये कहना चाहा है कि हमने किस तरह देखा रजऊ और फगवारे के प्रसंग को, जो फागे गाता था। जी। हमने ऐसे चला तो आ रहा है कि सब कुछ ईश्वरी की तरफ से ही कहा गया है, लेकिन जो आज की स्त्री है और वो रिसर्च कर रही है, वो पढ़ रही है, वो क्या सोचती है, वो क्या कहना चाहती है? क्योंकि किसी भी रिसर्च में अगर आप वो व्यूज नहीं देंगे जो आप कहना चाहते हैं, जो आज के समय के अनुसार हैं, तो फिर कैसे नई खोज क्या होगी? मेरा कहने का मतलब ये था कि ऋतु नई खोजों में विश्वास रखती है और वो अपना पक्ष रखती है रजू के बहाने। जी। तो मैम मेरा विषय है कि 21वीं सदी के हिंदी लेखिकाओं के उपन्यासों में नारी सशक्तिकरण, तो उसके लिए हम इस उपन्यास को चुने। तो हाँ, मेरे पास हाँ, प्रश्न उठा कि नारी विमर्श पर तो बहुत काम हुए हैं, तो इसमें तुम क्या नया करोगे? तो मेरा कहने का मतलब कि अभी तक नारी को शोषित नारी को दर्शाया गया है, तरह के हैं हमारे समाज में, लेकिन अब ऐसा नहीं है। हर क्षेत्र में अब नारी सशक्त हो रही है, वो इसका विरोध कर रही है। और जी, मेरे कहने का मतलब ये है, उसमें जो किताब पढ़ी है जो तुम्हारे काम आएगी, उसमें मतलब तुम ये कह सकती हो कि हमने रजऊ को इस तरह देखा। ईश्वरी को जिसने भी लिखा, ईश्वरी के बारे में जिसने लिखा, ईश्वरी तो खाली फागे गा के चले गए, लिखा कुछ नहीं उन्होंने। तो जिस तरह ईश्वरी को प्रस्तुत किया है, तो रजऊ को प्रस्तुत क्यों नहीं किया गया? हम चाहते हैं, आज की पीढ़ी है वो चाहती है कि रजू को भी तो प्रस्तुत करना चाहिए। रजू के किस उससे वो ईश्वरी इतने प्रभावित थे, किस उत्साह से, किस साहस से, किस रूप से, किस रंग से, उसमें सिर्फ दिखाया गया रूप। ऐसा नहीं है कोई, मैंने फिर पहले ही कहा था, कोई मिट्टी का लौंदा नहीं थी जिसकी बड़ी अच्छी सी मूर्ति बना दी गई है, ऐसा नहीं। जीती जागती स्त्री थी, क्यों नहीं मानते इसको? तो मेरा कहने का मतलब है कि हम उसे, आज की पीढ़ी कम से कम पहले जो कुछ कहते आए तो कहें, आज की पीढ़ी उसे जीती जागती स्त्री के रूप में देखना चाहती है, जागरूक स्त्री के रूप में देखना चाहती है। हमेशा उसे ठस बना के कि वो जो पुरुष है वो कैसा ही व्यवहार करेगा, लोग कैसा ही कहेंगे और वो चुपचाप है। तो वो जो इसमें भी, जैसे वो मैंने अभी कहा था कि कितनी बेला भरलाओ पानी रजऊ ना आज दिखानी, ये भी उसका एक रजऊ का कि वो नहीं गई और उसकी अनुपस्थिति को ईश्वरी ने नोटिस लिया। और एक स्त्री की अनुपस्थिति, चाहे समाज हो, चाहे साहित्य हो, घर परिवार हो, वो कितनी पीड़ादायक होती है ना। जैसे ईश्वरी को बहुत पीड़ा हो रही थी कि रजऊ बात दिखी नहीं, लेकिन वो मानने के लिए कोई तैयार नहीं है। इस बात को मानने के लिए नहीं, कोई तो तैयार नहीं। सुनो, तैयार तब होंगे जब हम मनवाएंगे उनको, समझिए। हम ही तो बोलेंगे रजऊ की तरफ से, कौन बोलेगा? रजऊ तो आएगी नहीं बोलने। लेकिन जो कुछ लिखा गया है, उस किताब को तुमने पढ़ा होगा, कई शरीफ आपको, तो जो कुछ कहा गया है वो मैंने पूरी तरह तो माना ही नहीं ना। हाँ,
वो नहीं माना। जी तो हम रजोगुण के पक्ष से बोल रहे हैं कि उसे क्या लगा, स्त्री के पक्ष से लोग बोलते नहीं है। किसी भी स्त्री का, मान लो सीता का वर्णन देख लो, तो सीता के पक्ष से उतना ही आएगा जितना उसको देना चाहते हैं। जी वाकई सीता क्या सोच रही थी ये तो कल्पना भी नहीं कर सकते लोग। लेकिन जो ईश्वरी भाग दिखते हैं उन्हीं में से निकलता है कि रजो कैसी, कहीं और से नहीं सही लेना पड़ता, उन्हीं सही से निकलता है। जी। ये कहना था मुझे। इसमें नारी का महत्व और विकास इस उपन्यास के केंद्र में दिखाई पड़ता है। नारी का महत्व नहीं होता तो ईश्वरी इतनी भागे लिख देते, उन्हें लिखी नहीं है गाई, इतनी भागे गाते क्या? स्त्री के लिए तो गाई है, पुरुष के लिए तो नहीं गाई। हाँ, तो स्त्री का महत्व तो हमेशा रहा है। ये कहिए कि उस महत्व से जो हमारा पुरुष समाज है थोड़ा डरा रहता है, तो उसको तो थोड़ा पर्दे में रखता है? वरना जो इसको रजऊ को ही ले लो कि रजऊ जो है पर्दे में रखने की कोशिश की लोगों ने, लेकिन कोई तुम जैसा हम जैसा आएगा, आया है तो उसे पर्दे से निकाल लिया ना, निकाल लिया। एक खाली नाम नहीं था, वो एक स्त्री थी, और जिसका वर्णन वो ईश्वरी कर रहे हैं, तो आप उसको खाली एक नाम क्यों मान रहे हैं? खाली नाम है, वो स्त्री नहीं है, है? वो रजऊ कौन थी? मैंने बहुतों से पूछा, बुंदेलखंड में जाके भी पूछा जहाँ से ये भागे भागे आए। मैंने कहा कि रजू क्या थी? कहते नहीं वो तो एक कल्पना थी, वो तो एक ऐसी थी। ठीक जवाब नहीं देते हैं। तो मैंने कहा कल्पना के साथ इतना नहीं चला जा सकता जितना ईश्वरी चल गए। क्यों नहीं मान लेते कि वो स्त्री थी? ये आपको क्या दिक्कत है मानने में? और वो स्त्री थी ऐसी जिसका लोहा ईश्वरी ने माना, जिसको आप बहुत बड़ा कवि मानते हैं। ठीक है, तो ये तो चीजें हमें कहनी है ना। ईश्वरी के लिए बहुत लोगों ने कुछ भी कहा है, सब कहा है, खूब कहा है कि मतलब उनका जैसा कोई नहीं है। तो हम रजू के लिए क्यों नहीं कह सकते कि उसमें क्या था जो ईश्वरी भी उसके पीछे इतने दीवाने हो गए, या उसके लिए भागे रचनी सारी, उसमें क्या था? वो कोई कम थी क्या? उसका व्यक्तित्व तो कुछ तो रहा होगा ना, तभी तो ये भागे रची। तो जो उसको तुम व्यक्त पढ़ रही करना हो जरूरी था, है, उसको व्यक्त करना जरूरी था। जरूरी था, लोगों ने किया नहीं। लोग खाली ईश्वरी को रटते रह गए। तो मेरा ध्यान तो इसीलिए गया था, चाहे कुछ भी कह लो एक स्त्री होने के नाते, या कि रजू के बारे में लिखा गया। तो कई ईश्वरी भाग तो लिखा, लेकिन मैंने वो ही भागें उठाई जिसमें रजू के बारे में कहा गया। खाली तो आप कह के रहेंगे। आपके उपन्यास में नारी केंद्र में है कि नारी पर ही ये सारे, आपके उपन्यास में नारी केंद्र में है, उसी के ऊपर ये हाँ, सारी रचना हुई है। ठीक है, तो नारी तो केंद्र में नहीं, तो और लोगों ने जो लिखा है उसमें ईश्वरी केंद्र में है। तो जिस ईश्वरी जिस पर जिसके लिए लिख रहे हैं, जिसको लेके लिख रहे हैं, उसको आप केंद्र में कब लाएंगे? उसे भी तो आना चाहिए। आना है। ठीक है, हाँ। तो और उसको जब तक हम दिखाएंगे नहीं तब तक वो केंद्र में आएगी नहीं। तो कुछ नहीं होगा। अभी तक दिखाया ही नहीं लोगों ने, कहाँ दिखाया? रजऊ की तरफ से कुछ नहीं कहा लोगों ने, सब ईश्वरी की तरफ से कहते रहे। तो मुझे यही लगा रजऊ को फिर नारी की स्थिति में दिखाया गया कि वह किस तरह से, मतलब उसकी परिस्थिति है, किस तरह का उसका शोषण हो रहा है, किस तरह से वह पीड़ित नारी है, वो दिखाया जा रहा है। लेकिन वो हिम्मत करके बाहर आई, क्या उसके मन में क्या उद्वेग हो रहे हैं, वो सब व्यक्त नहीं हुआ। उसे नहीं किया, उसे नहीं किया कि जब वो उसका जो पति है वो चला गया था वहां पे, लड़ाई में चला गया था, वो सास के साथ रहती थी, वो किस तरह रह रही थी, है ना? तो ये नहीं, ये वर्णन नहीं करते, कोई नहीं क्या इसके बारे में कुछ नहीं कहते कि वो व्यवहार उसके लिए कैसे थे। इसमें एक पुरुष भी है, उसका कुछ जैसा लगता है, या
कुछ लगता है, वो कैसा व्यवहार करता है ना। तो वो सब कुछ नहीं, बस ईश्वरी थे जिनकी एक कल्पना थी रजो। जी, कल्पना की भी एक सीमा सीमा होती होती है। जी, है जी। हाँ, हाँ। कल्पना सांसें नहीं डाल सकती किसी में, और प्यार है तो ये तो जीती निर्जीव की अपेक्षा सजीव से होता है, प्यार निर्जीव से तो नहीं होता। बिल्कुल बिल्कुल। ये तो जीती जागती स्त्री है, जी, जिसको हम इग्नोर क्यों कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? सही। जिसपे सिर्फ ईश्वरी के ईश्वरी आकर्षित थे, इसका पर्दा डाल दिया है बस, और कुछ नहीं। रजू जैसे कुछ नहीं करती थी, वो भी तो कुछ तो ईश्वरी का के आगे पीछे कोई इशारे, कोई बात कुछ तो करती होगी। कोई भी मनुष्य एक मिट्टी के लोंथे पे इतना आशिक नहीं हो सकता जी, जितना वो, क्योंकि उसमें भी चेतना चाहिए जिस पे हम आशिक हो रहे हैं। जी, वो भी तो एक मनुष्य चाहिए। जी, जी। हाँ, तो यही सब बातें हैं। यही मुझे लगा भी और कि तो हमने ये गलत मैम पाठक तो अपने अपने हिसाब से इसको पढ़े, उनको जो समझ में आया वो। लेकिन आप जब ये पाठक को के लिए क्या संदेश इसमें देना चाहते? मैं यही कि आप ठीक है, आप ईश्वरी को तो पढ़ते हैं और उसका पूरा खूब उसकी विवेचना हुई है, सब हुआ है। उनको कई बार तो कोर्स में रखा जाता है, कई रिसर्च होती है उसमें, पूरी पूरी रिसर्च मैंने देखी है। लेकिन मेरे कहने का मतलब था कि रजो के बारे में भी तो लिखो, उसमें आखिर क्या था, ईश्वरी उसके पीछे क्यों हुए। हुँ? उसके पीछे ऐसे दीवाने हुए कि उन्होंने इतनी फागें डाली उसके ऊपर। तो वो क्या थी, कोई तो उसमें विशेषता होगी, कोई तो उसमें गुण होगा, जी, या अवगुण ही सही, कुछ तो होगा। अब तो उसे जीता जागता, मैं कह तो रही हूँ कि मैंने जब पता किया, जब थीसिस देख देख के हाँ, ये रजो कौन थी, आप लोग क्यों नहीं बताते। नहीं, वो तो संबोधिता थी, मतलब जिसको ईश्वरी संबोधित कर रहे थे, हैं हम्म, जिसके लिए संबोधन दे रहे, तो संबोधिता भी तो कोई औरत तो होगी, है जिसको वो रजो कह रहे हैं, कोई स्त्री ही होगी ना। आप इसको क्यों नहीं मानते और उसके बारे में क्यों नहीं सोचते। और उसके लिए जो भी है उसको लिखने की जरूरत है कि अगर ऐसा हुआ है तो ये व्यवहार रहा होगा। मैंने तो ये किया ना, और क्या किया है। जी। तो ये तो सब बातें हैं। इस उपन्यास में जैसे ऋतु को माधव छोड़कर जा रहे हैं, जैसे ईश्वरी छोड़कर रजो को गए, तो माधव भी ऋतु को छोड़कर चले जाते। तो वो अवस्था जो रजो की अवस्था थी, वही अवस्था ऋतु की भी है। लेकिन ऋतु फिर भी अपने कार्य क्षेत्र में वो अपने संलग्न है, वो अपना कार्य करना चाहती है। हाँ हाँ, तो ये इसी से समझ लो कि अगर वो ईश्वरी उसको छोड़ गए रजो को, तो रजो क्या वो हो गए, उसने कुछ नहीं किया होगा, क्या वो बिल्कुल हो गई, या जिंदा ही नहीं रही, या जो भी कुछ है, ऐसा नहीं। स्त्री की इतनी अवहेलना नहीं करनी चाहिए कि वो कोई छोड़ के जा रहा है तो वो कुछ नहीं करेगी। इसलिए मैंने दिखाया कि जो माधव है वो छोड़ता है तो ऋतु कोई ऐसा नहीं है कि अपना काम छोड़ देगी, अपनी जो जो उसकी दृष्टि है उससे तौबा कर लेगी, ऐसा तो नहीं, कोई नहीं करता, ऐसा करना भी नहीं चाहिए। कि एक चला जाता है जिसको हमने माना था, प्रेम किया था, तो ये थोड़ी है, प्रेम तो चला भी गया तो भी किया जा सकता है। हम उसको चाहते हैं, क्या इसका मतलब क्या है? वो हमारे सामने खड़ा है तो ही थोड़ी चाहना होती है, चाह तो वो अनुपस्थित है तो भी होती है। तो ये रजो और ईश्वरी का मामला था कि रजो की चाहना तो थी ही, वो कहीं जाए उनको तो जाना ही होता था। जी, वो तो भागे
गाते थे या जो भी करते थे भागों के लिए, तो रजू के गांव तो वो शायद एक आधी बार आए होंगे, लेकिन याद रह गई, चाहत रह गई। वो स्थिर नहीं, तो चाहत ऐसी चीज है। वो तो स्थिर नहीं रह सकते। ईश्वरी जो है वो स्थिर तो नहीं रह सकते। तो उनके जाने के बाद भी ऐसा नहीं कि रजो की जो स्थिति है वो रुक जाएगी, मतलब जो हाँ, अ, नहीं नहीं, अवस्था है और वो रुक जाएगी। संदेश भी यही है जी, कि सब कुछ जैसे कुछ छूट गया तो सब कुछ नहीं छूट जाता है। जी। जिंदगी तो हमारी है, हुँ, जिंदगी थोड़ी छूट जाती है। जी, कुछ इसका एक लाइन में ये कह सकती हूँ, कुछ चीजें, कुछ लोग छूट जाने से हमारी जिंदगी नहीं छूट जाती। जिंदगी तो फिर भी हम जीते हैं, और अगर चाहें तो बड़े साहस से जी सकते हैं, प्रसन्नता से भी जी सकते हैं। जी। तो मैम आज तो बहुत अच्छा हमको और लगा। बोलो। और लेकिन मैम आप अपने जीवन के बारे में, मतलब आपका बचपन में आपका आप जब बड़ी हुई, आपका पढ़ाई-लिखाई और आपका शादी, आपकी फैमिली, वो सब से भी मतलब एक मेरा अटैचमेंट है कि मैं आपके बारे में जानूँ। नहीं नहीं, मैंने बता दिया कि मैं पढ़ रही थी, मैं 8वीं क्लास में थी, तो मैंने एक चिट्ठी विट्ठी लिख दी। शायद लिखने का सिलसिला वहीं से चला, बीच में बंद भी हो गया। फिर मैं पढ़ी, मैं को एजुकेशन में पढ़ी हूँ हमेशा, लड़कियों में नहीं पढ़ी। हाँ, लड़कों में ही पढ़ी। और उसके बावजूद भी मैंने अरेंज मैरिज की अपनी माँ की सलाह से, अपनी माँ की रुचियों से। हाँ, आपका आपकी मुझे माँ तो, का माँ के लिए ही ये कस्तूरी कुंडल बसे आत्मकथा लिखी ना? वो भी हाँ, उन्हीं हम के लिए लिखी। हाँ हाँ, पढ़े हाँ उसको भी। हाँ। तो बहुत अच्छा था। तो हाँ, तो मैं, मुझे बहुत लड़के मिले थे, लड़कों में ही पढ़ती थी, एमए तक पढ़ी। जी, लेकिन शादी के लिए कई बार प्रेम भी हो जाता है, हुँ, लेकिन वो शादी के लिए सही नहीं बैठता। जी, प्रेम के लिए ठीक है, प्रेम हो जाए। शादी बहुत जिम्मेदारी वाली चीज है, बहुत जिम्मेदारी वाला काम है। तो इसलिए मैंने तो चुना, जो तुम मुझे पूछना चाहती हो, मैंने अपनी माँ से ही कहा कि मैं शादी, मेरी शादी करो तो तुम ही ढूंढो। हुँ, मेरी माँ को ताज्जुब भी हुआ हुँ, कि इतने लड़के तेरे साथ, और तेरी मतलब मेरी दोस्ती भी को एजुकेशन पढ़ना, कई बार तो मैं अकेली लड़की होती थी, सारे लड़के होते थे। तो उनमें से कोई नहीं। मैंने कहा वो ठीक है, दोस्ती के लिए ठीक है, पढ़ते हैं साथ तो होते ही हैं। दोस्ती भी होती है, दुश्मनी भी होती है, सब कुछ होता है। ये शादी के लिए नहीं, उनमें कोई इतना योग्य है जैसा मैं चाहती हूँ। तो मैंने अपनी माँ से कहा था कि तुम ढूंढो, तो उन्होंने ही ढूंढा फिर। और अरेंज मैरिज जैसे होती है लड़कियों की, वैसे ही लोग सोचते नहीं है मेरे बारे में ऐसा, सोचते हैं मैंने लव मैरिज की लव मैरिज होगी। किया। नहीं नहीं, नहीं, तो ऐसा ही है। वो तो शिक्षित होने के बाद लोगों को समझ हो जाता है कि मेरे जीवन में क्या सही है, क्या गलत है, इस तरह से सोचने लगते हैं। सच बात है, ये होना चाहिए, ये होना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि हम पढ़ लिख गए हैं तो हम सारे फैसले खुद करेंगे। हुँ, ठीक है, आप अपनी जो पसंद है, रुचियां हैं, अपने घर, अपने माँ बाप को, जो भी आपके क्लोज है उसको बता सकते हैं। जी, वो भी आपके दुश्मन नहीं है जो आपके खिलाफ बात करेंगे। तो ये है, ये मेरी माँ ने तो पूछा भी था, तू ही बता दे कोई हो तो। मैंने कहा नहीं, शादी लायक नहीं थे जो मित्र थे वो, शादी नहीं कर सकते उनसे मैं। तो ये है, ये ये यही था। तो कार्यभार मेरी उठाने अरेंज मैरिज उठाने की सब में शक्ति नहीं है। नहीं होती। जी, वो प्रेम कर सकते हैं, चिट्ठी लिख सकते हैं आपको, अच्छी अच्छी बातें कर सकते हैं, हुँ, लेकिन वो जिम्मेदारी उठाएंगे, मुझे विश्वास नहीं था ऐसा। और मैं जैसा चाहती थी वैसा उनमें कोई नहीं था। हुँ, तो इसीलिए मैंने अपनी माँ से कहा कि मैं डॉक्टर या इंजीनियर से शादी करूंगी, उससे नीचे नहीं, हुँ, और नहीं मिलेगा तो मैं शादी नहीं करूंगी।
क्योंकि हम गांव के लोग थे। तो मेरी माँ ने भी कहा कि हमारे कौन एक्सेप्ट करेगा डॉक्टर इंजीनियर। मैंने कहा नहीं करेगा तो कोई बात नहीं, शादी जरूरी नहीं है, अगर मानते हैं जरूरी। मैं भी मान रही हूँ कि हाँ हाँ शादी कर लेनी चाहिए। बहुत तंग आ गई लड़कों में पढ़ते पढ़ते, है ना। तो लेकिन नहीं इस तरह का मिलेगा तो नहीं करेंगे। तो ठीक है, जिनको हो जानते हैं पाई है, गहरे तो पानी पेट। तो मैम तो आपके बच्चे बच्चे सब बड़े? बच्चे, जी जी हाँ बच्चे मेरी 3 लड़कियां हैं। जी मैम। हाँ, वो डॉक्टर हैं। आओ। मेरा मन हमेशा डॉक्टर के लिए बड़ा सॉफ्ट रहा। चाहती भी थी कि डॉक्टर से शादी हो, बच्चे भी हो तो उनको भी डॉक्टर ही हो गए। सब डॉक्टर ही हैं घर में मुझे छोड़ के। बहुत अच्छा है। तो और मैम तो अभी सारे बच्चों की शादी हो गई? हाँ सबकी सब हो है। गई। ओ, तो हाँ अभी आप लेखन में क्या कर रही हैं? देखो कोई चीज मुझे ऐसी लगती है कि मुझे इस पे लिखना चाहिए, जैसे कहीं ईश्वरी खाद पे। जी तो ईश्वरी पे उपन्यास लिखे हैं लोगों ने, लेकिन उस तरह नहीं लिखे कि रजू का जो एक चरित्र है तो वो आए और उस पर फोकस हो, नहीं लिखे। तो मुझे लगा कि मुझे इस पर लिखना चाहिए तो मैंने लिख दिया। ऐसे ही जो उपन्यास लिखे हैं ज्यादातर तो मैंने गांव पे ही लिखे हैं, मेरा अनुभव ही वहां का है, गांव का। तो कि गांव की स्त्री के बारे में तो कहो, कुछ पुरुषों ने तो कहा है, या स्त्रियां तो कहती नहीं है कुछ, गांव की स्त्री कुछ नहीं लेती है। तो शहर वाली उनके लिए ठीक है क्योंकि नजदीकी उनका मामला है। मेरा नजदीकी मामला गांव की स्त्रियों से रहा है, इसलिए मैंने लिखा, चाक लिखा, इधर नाम लिखा। जो भी उपन्यास तुम देखती हो सूची में वो लिखे। सिर्फ एक विजन उपन्यास है जो 2 डॉक्टर लड़कियों का है। बाकी शहरी, मैं शहर में रही जरूर, एक, एक तो रहना होता है, एक जीना होता है, अटैचमेंट जो है लेकिन मैंने जिया गाँव। गाँव को। हाँ गाँव को जीती रही। रही तो शहर में, लेकिन लगाव गाँव से रहा, जाती रही आती रही। वहीं के चरित्र मुझे प्रभावित करते रहे। एक कबूतरा बाई का भी कोई मुझे शहर उपन्यास था में, ना मैम आपका? हाँ नहीं कबूतरा भाई का नहीं, अलमा कबूतरी। अलमा कबूतरी, अलमा कबूतरी है वो। वो भी हाँ बहुत, वो लेकिन कबूतरा उसका। जनजाति होती। जी मैम, वो कहाँ की है जनजाति? ये जनजाति होती है कबूतरा ट्राइब जिसे हम कहते हैं। अच्छा। तो उनके पास खेती नहीं होती, उनको नौकरी नहीं देता कोई, मजदूरी तक नहीं देते, उनको चोर साबित मतलब मान लिया गया है, हम उनको उठाईगीर मान लिया गया है, उनको डकैत जैसा भी मान लिया गया है। तो उनको कोई जॉब नहीं होती उनके पास। अब तो थोड़ा सा फर्क आया है, लेकिन तब मैं लिख रही थी तो नहीं। तो मैंने उन पे लिखना चाहा क्योंकि वो मेरे गांव के पास ही उनके डेरे पड़े हुए थे। तो मैं जाती थी और बैठती थी, उनसे बात करती थी। फिर बहुत दिन हो गए जाते 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 जाते। तो खुलता भी तो आदमी नहीं है ना, इतनी जल्दी औरतें नहीं खुलती थी, जी। अपनी बात क्यों बताएंगी। हाँ। फिर धीरे धीरे मैं वहां जाने लगी, बैठने लगी, अपने बारे में बताने लगी। तब वो फिर बताने लगी। मुझे था कि ये क्रिमिनल ट्राइब जिसको कहते हैं जन्मजात अपराधी है, जन्म बच्चे का हो गया उस उन लोगों के यहाँ, तो वो जन्मजात अपराधी हो गया। अपराधी कैसे हो गया, उसने तो किया ही नहीं हमें कोई अपराध। लेकिन वो जाति जो बनाई गई है, कबूतरा, मोघिया, कलंदर, ये सारी जातियां, ये सारे अपराधी माने जाते हैं, करें या ना करें अपराध, लेकिन माने जाएंगे। ये भी तो हमारे देश में खराब है ये नीति, है ना। तो कहते हैं ना, कबूतरा जंगल में रहे या जेल में, या गांव में आने नहीं दिए जाते, घुसने नहीं दिए जाते। हाँ कि ये चोर है, यही कहते हैं। तब मुझे लगा कि मैं इन पे लिखूं। एक दिन मैं उन डेरों में गई जो गांव के पास ही पड़े थे। एक लड़की थी वहां, बहुत सुंदर, कबूतरियां बहुत सुंदर होती हैं, बहुत सुंदर, लंबी गोरी सी, और घाघरा पहने और पीले रंग की ओढ़नी ओढ़े थी वो। तो मैं उससे पूछ रही थी यहाँ क्या है क्या है।
तो कहने लगी आप रोज आती हैं, कॉपी में लिख लिख के ले जाती हैं, क्या लिखेंगी आप? मैंने कहा यही लिखेंगे जो तुम्हारी जिंदगी है यहाँ पे, बताओ मुझे। तो उसने, और जो बड़ी उम्र की औरतें थी बताती नहीं थी, लेकिन वो लड़की बताने लगी मुझे। फिर मैंने कहा, जब लास्ट हो गई, मैंने नोट कर ली सारी चीजें कि तुम्हारा नाम क्या है ये तो बता दो, उस लड़की से कहा। तो उसने कहा मेरा नाम अलमा है। तो मैंने अलमा कबूतरी लिखा था, क्योंकि उसी ने बताई मुझे सारी बातें, उसी ने दिखाया मुझे सारी चीजें। तो अलमा के नाम पे ही मैंने अलमा कबूतरी लिखा। तो मुझे ये अच्छा लगा कि उसको बहुत पढ़ा गया। जी मैम, वो कुछ उसमें तो काम भी बहुत हुए हैं, अलमा कबूतरी पर हाँ काम भी बहुत हुए हैं। हाँ 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 हाँ, क्योंकि वो थोड़ा इस समाज से हटके था। हाँ जी, तो हम जब देखे कि अलमा कबूतरी पर बहुत पीएचडी शोध कार्य हुए, तो हम बोले नहीं, कहीं सूरी फाग पर उस पर करना नहीं, अच्छा चाहिए। किया, और अच्छा हम किया, जाता तो मेरे गाइड जा, हैं जा, हाँ जी, मेरे गाइड हाँ, प्रोफेसर गणेश बी पवार सर हैं। तो अच्छा उनसे हम बताए कि सर ऐसे-ऐसे ये किताब है। इस पर तो कुछ पाबंदी भी लगी हुई है, इस तरह से लिखा हुआ था उसके प्रस्तावना में। उपन्यास के प्रस्तावना में कुछ इस तरह भी हाँ, लिखा हुआ है कि जो गाइड हैं अस्वीकृति पत्र। अच्छा अस्वीकृति पत्र मैंने नहीं लिखा है वो, तो उन्होंने उस अस्वीकृत कर दिया मतलब इसको। जब हाँ, उसने ये थीसिस की तो उसने कहा ऐसा तो नहीं मतलब लिखा गया है अभी तक। हाँ, गाइड हाँ। भी तो होते हैं जो पुरानी परंपरा को पीटते रहते हैं, तो हम ऐसे होते हैं ना। सर से पूछे कि सर क्या इस पर काम कर सकते हैं? तो सर बोले हाँ, हाँ, हाँ कर सकती हो, कोई दिक्कत नहीं है, कर सकती नहीं हूँ। अच्छा ही किया, अच्छा ही किया, क्योंकि जो गाइड हैं उनका काम है जो चली आ रही है परंपरा उसी को करेंगे, और ये अलग से है। तो जी, तुम्हारे गाइड बड़े समझदार हैं मुझे लग रहा है। जी, जी, बहुत सपोर्ट करते हैं। तो हाँ, इसलिए उनको करना थोड़ा ठीक है। आसान भी हो रहा है। जी मैम, और आपसे तो अब कितना बात करें और कितना मतलब छोड़ने का मन ही नहीं कर रहा है। अच्छा लेकिन हाँ हाँ लेकिन हाँ, हमारी कुछ पाबंदी भी है कि अपना साक्षात्कार नहीं लेना। हाँ और हाँ, तो मैम इसके साथ हम अपने वाणी को यहीं पर विराम दें। जरूर हाँ, जरूर जरूर, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत और हाँ, धन्यवाद। जी मैम। तुमने सारी बातें निकलवा ली मुझसे। हाँ नहीं मैम, आप तो खुद ही खुली हुई हैं, मतलब इस अच्छा तरह से खुलकर कोई नहीं बात करता है। आप इस तरह अच्छा से खुलकर बात की हैं, ये बहुत दिल को अच्छा लगा। अच्छा, ठीक जी मैम, ठीक है, ओके मैम, ओके। बहुत धन्य शुक्रिया हमारा, धन्यवाद। तुम्हारे गाइड का, सबका, हमारी कहना, जी, उनके लिए, जी मैम, तुम्हारे लिए कामनाएं, बहुत धन्यवाद।